यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हिंदी पेडागोगी एंड लैंग्वेज का वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोगी एंड लैंग्वेज से संबंधित 30 प्रश्न को देखेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की और चलते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। और यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल जाएगी। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। और अभिकथन में कहा जा रहा है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों की अनदेखी करता है। बिल्कुल सही है। क्रियाओं जिसमें लास्ट में ना लगा रहता है उस वर्ड का ज़्यादा यूज करता है और व्याकरण नियमों की अनदेखी करता है। बच्चा को व्याकरण के बारे में जानकारी है नहीं, तभी कथन आपको सही है। और इसके बाद तर्क दे रहा है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है क्योंकि उनके पास शब्द भंडार की कमी होती है। तो इसमें अभिकथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है। यानी इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। कक्षा में अध्यापक और बच्चे चौमस्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा जो है किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है। देखिए कक्षा में जो है चौमस्की के सिद्धांत पर अध्यापक चर्चा कर रहे हैं और विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार अपने मत को साझा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कक्षा है इस कक्षा में लोग विश्लेषणात्मक श्रवण में व्यस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापक अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चों की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप समझते हुए यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त आंसर हो जाएगी कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह याद कर लेते हैं। यानी कोई चीज़ करके जो सीखा जाता है वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने मोबाइल स्क्रीन पे है। यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। यानी सबसे उचित विकल्प जो है इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्य के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया। या जोड़े में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा भाग दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा 6 की जो एक अध्यापिका है अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। कौन सा कार्य करवाती है तो 8 वाक्य के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया। 8 अनुच्छेद है 1 2 3 4, मान लिया कि इस प्रकार से 2 भागों में बांट दिया और प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा भाग दिया गया। यानी एक को ये दिया गया तो एक को ये दिया गया, यानी हर दूसरा भाग दिया गया। तो प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं। अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहेंगे। अब सभी को मिलाकर लिखना है। तो जब मिला के लिखना है तो ये पारस्परिक श्रुति लेख हो गया। यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करना है। और जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, ए में सामाजिक संस्कृति है, बी में अंतःक्रियात्मक है, सी में विधायक केंद्र में है और डी संज्ञानात्मक है। और दूसरी तरफ रोमन अंक में फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। तो ये मिलान करना है। एक तरफ ABCD दिया हुआ है और दूसरी तरफ रोमन अंक में 1 2 3 4 तक दिया हुआ है। तो एक दूसरे में मिलान करना है। तो सबसे पहले ए में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक संस्कृति दिया हुआ है। तो सामाजिक संस्कृति जो है, सामाजिक संस्कृति, इसका मिलान सेकंड के साथ हो जाएगा कि भाषा संप्रेषण आत्मिक गतिविधि, संप्रेषणात्मक गतिविधि है जिसमें सामाजिक संदर्भ और प्रथाएं आती है। इसके बाद अंतःक्रियात्मक है। तो अंतःक्रियात्मक जो है, अंतःक्रियात्मक आपका आ जाएगा भाषा अंतर वैयक्तिक संबंधों को अनुभूत करने का साधन है। इसके बाद सी में दिया हुआ है कि विधायक केंद्र में है। तो विधायक केंद्र में है, ये फर्स्ट के साथ आ जाएगा कि भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियमों और पाठ्य सामग्रियों के विमर्श द्वारा की जाती है। इसके बाद लास्ट में बचा संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक के साथ आ जाएगा भाषा अमूर्त ज्ञान अर्जन है और इसकी मस्तिष्क के गुण शामिल हैं। तो ये संज्ञानात्मक के साथ आ जाएगा। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही एवं उपयुक्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। 6ठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित है, यानी सीखने में उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है। इस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है कि उनका एक विशेष समूह बनाकर। तो विशेष समूह तो नहीं बनाएंगे, विशेष समूह बनाएंगे तो समावेशी कक्षा का पालन नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके ये कर पाएंगे हम लोग। उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर ये भी सही है। इसके बाद है उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके भी सही है, यानी BCD। इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2-2 के जोड़े में कम से कम की जा रही है ड्रिल किसके सुधार की प्रभावशाली युक्ति हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए वो उच्चारण होनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 2 के विद्यार्थी कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान हैं। यह कविता गाते समय शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका जो है किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो इसमें जो है जिस अंग का नाम ले रहा है उसको वो छूने का भी प्रयास कर रहा है, यानी इसमें भौतिक आ जाएगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया हो रहा है इसमें, टोटल फिजिकल रिएक्शन यानी TPR। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 मित्रों के मध्य हो रहे निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए तथा वार्तालाप के उद्देश्य का भी पता लगाइए। सबसे पहले कहला है राहुल है, नमस्ते मैं राहुल हूँ, आप कैसे हैं। दूसरे तरफ से शीला बोल रही है कि नमस्ते मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। इसके बाद दोबारा राहुल बोल रहा है कि मैं भी ठीक हूँ, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। इसके बाद शीला बोल रही है कि मैं आने के लिए बहुत खुश तथा उत्साहित हूँ। और इसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें इन दोनों की बातों को सहमति रूप में बात हो रही है, यानी आपस में अंतःक्रियात्मक उद्देश्य है, इसमें आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालिका संकोच के साथ बात करती है, यानी बोलने में संकोच कर रही है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा। तो इसका मतलब है कि उसके धारा प्रवाह बोलने में उसमें दिक्कत हो रही है, यानी प्रवाह जो है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, यानी पहले भोजपुरी वो बोलता था, वह तमिलनाडु गया अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है, यानी पहले उसकी भाषा भोजपुरी थी लेकिन जब वह तमिलनाडु चला गया तो वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों के साथ अब अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की घोतक है। तो इसमें ऋणात्मक द्विभाषावाद आ गया, यानी पहली जो उसकी भाषा थी उस भाषा को पूरी तरह से उसने त्याग दिया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को चयन कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि अध्यापक को जो काव्य शिक्षण है यानी कविता का जो शिक्षण है बहुत सावधानी से करनी चाहिए। तो इसके आधार पे 4 पॉइंट दिया गया है, चारों पॉइंट को पढ़कर बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो फर्स्ट आ रहा है कि शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, नहीं, इसमें तो काव्य शिक्षण को पढ़ाने में ही लय टूट जाएगा, कड़ी टूट जाएगी, इसलिए बीच बीच में कोई अगर शब्द आता है तो उसे उसी को डिफाइन तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक को स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जिस प्रकार का कविता में भाव हो आ रहा हो उसमें अध्यापक को उस टाइम उसी प्रकार की भाव अपने आप को दिखानी चाहिए। इसके बाद डी में है कि शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, ये बिल्कुल सही, यानी बी सिर्फ गलत है, ए सी डी सही है, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो भाषा शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है निम्नांकित में से क्या नहीं सम्मिलित करता। क्वेश्चन को समझ लीजिए, निगेटिव में पूछा जा रहा है कि क्या सम्मिलित नहीं करता है। तो बड़े आकार वाली पुस्तक, चित्रात्मक कहानियाँ, शिशुगीत, ये सब तो होनी चाहिए बच्चों के लिए। कक्षा पुस्तकालय जिसमें पुस्तकें और कॉमिक को ये भी होनी चाहिए। मीडिया सहायक सामग्री, पत्रिकाएं, पत्र, ऑडियो सीडी ये सब भी होनी चाहिए। लेकिन पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्धारित पुस्तक इस सिलेबस को एकदम पूरा ही हो जानी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं करता है, तो निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो चूंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखने वाले थे, जिसमें 15 प्रश्न हिंदी पेडागोगी के और 15 प्रश्न हिंदी लैंग्वेज से संबंधित। तो अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के प्रश्न को देखें और अब हम लोग 15 क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज का देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी ये जो काव्यांश दिया गया इस काव्यांश को पढ़ना है और इस काव्यांश से ही रिलेटेड 15 क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे, और एक और गद्यांश होगा, तो इसमें 6 या 7 क्वेश्चन काव्यांश से होगा और 6 या 7 क्वेश्चन गद्यांश से होगा। तो काव्यांश से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन होगा, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से पुछ ले लाखों तूफान हमने पदतल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो फल लगते फिर आगे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जी और बढ़ाया जब बढ़ाया पग हमने, हो गई उधर भूनव मंगल। आज़ाद वतन की बाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो हम लोगों ने इस काव्यांश को पढ़ा और इस काव्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सदियों से कुचले लाखों तूफाने हमने पदतल से, कथन में तूफान का क्या भाव है। तो इस काव्यांश के अनुसार तूफान का जो भाव होगा वो कठिनाइयाँ होगी, यानी हमारे राहों में जो भी कठिनाई आएगा उसे हम लोगों ने अपने पैरों से उसे कुचल डालते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान से कश्मीर भारत में है, तो दूरस्थ राज है, यानी दोनों दो छोर पर है, यानी दोनों दूरस्थ राज है, दोनों की बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ जो है वो शुभ कार्य होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब बढ़ाया पग हमने, हो गई उधर भू नौ मंगल।
इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे कि पैर शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। कौन इसमें से नहीं है? तो पग तो है, पद भी है, चरण भी है, नौ पर्यायवाची नहीं है पैर का। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? तो भारतीय हैं। यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विविध प्रांत है, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि समास की दृष्टि से शेष से कौन भिन्न पद है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रहन सहन जो है द्वंद्व समास है, खान पान भी द्वंद्व समास है, मिलना जुलना भी द्वंद्व समास है, लेकिन अपनी अपनी जो है ये अवयवी भाव समास है। ये यानी डी ऑप्शन जो है अन्य तीनों से भिन्न है। अब हम लोगों के सामने एक गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उन सभी क्वेश्चनों को जवाब देना है। तो चलिए आते हैं हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा देश गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित देश है। गणतंत्र की व्यवस्था योग्य और अनुशासित व्यक्तियों के द्वारा ही सुचारू रूप से चल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अन्य संगठनों की भांति गणतंत्र के संगठन के लिए भी सभी स्तरों पर अनुशासन आवश्यक है, यानी अनुशासन बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि यदि अनुशासनहीनता का रोग कहीं फैल जाए तो इसका संक्रमण सीधे दूसरे स्तरों पर भी हो जाता है। यानी जहाँ पर अनुशासित लोग होते हैं वहाँ के लोग जो भी संपर्क में होते हैं उस व्यक्ति के वो करीब करीब सभी अनुशासित हो जाते हैं। लेकिन कहीं अगर अनुशासनहीन लोग रह रहे हैं तो वहाँ के लोग करीब करीब 99% लोग अनुशासनहीन ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। अनुशासन भी संक्रामक होता है। अनुशासित व्यक्ति को देखकर अन्य लोग भी अनुशासन का पालन करते हैं। महात्मा गांधी तथा अनेक संत महात्मा और राष्ट्र नायक बार बार अनुशासन पर बल देते आए हैं। सामाजिक स्तर पर अनुशासन का अर्थ है कि हम सुरक्षा से नियमों का पालन करते हुए सहयोग से काम करें, न दंड के भय से और न पुरस्कार के लोभ से। अनुशासन एक जीवन मूल्य है जिसका पालन हमारे व्यवहार का अंग बन जाना चाहिए। महापुरुषों के जीवन को हम पूर्ण रूप से अनुशासित पाते हैं। हमें भी इन महापुरुषों के पद पर अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन के हर कार्य क्षेत्र में अनुशासन का पालन का परिचय देना चाहिए। यानी इस गद्यांश में अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि गणतंत्र व्यवस्था को चला सकते हैं। तो गणतंत्र व्यवस्था को जो चलाने वाले होंगे वो सुयोग्य और अनुशासित लोग होंगे। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि अनुशासन संक्रामक होता है, युक्त वाक्य का आशय क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा वह होना चाहिए सी ऑप्शन कि एक अनुशासित हो तो दूसरा भी हो जाता है। यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे उपयुक्त एवं सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोई व्यक्ति सामाजिक स्तर पर अनुशासन का पालन क्यों नहीं करता है। तो पालन न करने पर उसे दंड मिलेगा। यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। यानी बहुत लोग अनुशासन का पालन इसलिए कर पाते हैं ताकि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगी। और जिस प्रकार से बच्चे लोग को मन में डर रहता है कि यदि होमवर्क पूरा कर नहीं जाएंगे तो क्लास में अपने शिक्षकों द्वारा हो सकते हैं डांट खा सकते हैं या मार भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अनुशासन का पालन इस डर से ही करते हैं कि हो सकता है उस कार्य के लिए अगर उस कार्य को हम पूरा नहीं करें तो हमें दंड मिल सकता है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे कि पद चिन्हों का अनुसरण करना कथन का भाव क्या है। तो किसी विचारधारा का अनुसरण करना। यानी किसी के पद चिन्हों पर चलने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसके पीछे पीछे हम चलें, उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को अनुसरण करते हुए हम लोग आगे बढ़े। यानी इस क्वेश्चन के लिए सबसे सटीक एवं उपयुक्त आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनुशासन शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो अनुशासन जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारा देश गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित देश है। हमारा देश जो है गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित देश है। उपयुक्त तो वाक्य जो है वो किस प्रकार का है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो सरल वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनुशासन एक जीवन मूल्य है, इसलिए हमें अनुशासन पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सबसे उपयुक्त एवं सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुशासित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। तो अनुशासित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है तो अनुशासित शब्द हम लोग जानते हैं कि अनु प्लस शासन और प्लस इत, इन तीनों वर्ड से मिलकर बना है। तो अनु उपसर्ग हो गया और इत प्रत्यय हो गया और इसमें शासन जो है वो मूल शब्द है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पेज में आप सभी क्वेश्चनों का आंसर की देख सकते हैं। हिंदी पेडागोगी का 15 क्वेश्चन है और इसके बाद 15 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी एंड लैंग्वेज के 30 प्रश्नों को देखें जो सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लेंगे। तो अब इस वीडियो में आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।